अभी तो कक्षा आरंभ भी नहीं हुई मेरी। बोलिए। हाँ जी सर, ये पूछना है कि सर ये जो ट्रांसलेशन आप करवाओगे, सर इसकी आप भेज दोगे हाँ, हाँ फ़ोटो? सर, मैं सारे नोट्स भेजता हूँ बुक में, ऐसा कोई है ही नहीं मेरी कक्षा जिसके मैंने नोट्स ना भेजे हों आपके साथ। हाँ जी सर, और ये पूछना था कि सर ये आप सीरीज़ वाइज़ कराओ 1 टू 10 ऐसे कराओगे या बीच में से नहीं, करवाओगे नहीं, सर? नहीं, 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 नहीं सर, पहले आसान-आसान करवाऊँगा, धीरे-धीरे मुश्किल होगा, ऐसे नहीं होगा कि पहले 1, 2, 3। वो तो मैंने ठीक आपको है सर। कंपाइलेशन भेजी थी सेल्फ स्टडी के लिए, परंतु यहाँ पे तो पहले आसान, फिर मुश्किल ऐसे चलेगा सर। हाँ जी ठीक सर, है? ठीक है। हाँ जी। आइए जी, आरंभ करते हैं अनुवाद की कक्षा। हाँ जी। अनुवाद का प्रश्न आपकी परीक्षा में स्वाभाविक ही पूछा जाता है, 20 अंक में आता है। यदि आप केवल और केवल निबंध तथा अनुवाद को ही देखते हो, तो ये दोनों मिलके आधी परीक्षा आपकी तय करते हैं। 50 अंक के प्रश्न होते हैं और अगले 20 दिन में हम अनुवाद एवं निबंध ही लिखेंगे। 10 दिन अनुवाद पढ़ेंगे, उसमें 25 अनुवाद करेंगे हम कुल मिलाकर, जिसमें से 10 तो मैं दे चुका हूँ ग्रुप में, बाकी भी करेंगे तथा उसके अतिरिक्त हम करेंगे जी 10 निबंध भी पूरे पूरे। तो आखिरी की 10 कक्षाएं 1.5 घंटे से 2 घंटे की होंगी। ठीक है, और वो सभी छात्र लगाएंगे। तो आइए जी, और मैं मान के चल रहा हूँ इस कक्षा में बहुत सारे छात्र ऐसे बैठे हैं जिन्होंने अनुवाद मेरे साथ पहली बार करना है इस बैच में। ठीक है, और जो पहले कर चुके हैं, वह छात्र बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, आपकी तैयारी अच्छी खासी है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। तो अनुवाद में सबसे महत्वपूर्ण लिखिए जी, पहला बिंदु क्या है? ये आपका प्रश्न होता है जी 20 अंक का, और यदि आप इसमें 13 से ज्यादा अंक लेते हो तो वो अच्छे अंक माने जाते हैं जी। ठीक है, 13 से ज्यादा आप कितने भी ले लो, वो सब अच्छे ही हैं। वो अंक मैं कहूंगा कि आपकी मेहनत के अंक हैं, कि आपने खुद भी मेहनत की है। मैं आपको 13 तक तो ले जाऊंगा कम से कम। ठीक है, उसके बाद आपका परीक्षा में कितना धैर्य कितना है, ठंडा दिमाग है या नहीं है, घबराहट नहीं होनी चाहिए। और हिंदी की परीक्षा अंत में है ना, बताइए। हाँ जी सर। हाँ, तो उस दिन तक अपनी जो ऊर्जा है वो बची रहनी चाहिए, मैंने कल भी बताया था आपको। तो कई चीजें इसमें मिल जाएंगी, परंतु हाँ, 100 में से 60 अंक लेना संभव है, यदि आप कक्षा वाले सारे नोट्स ही कर जाओ बड़े आराम से तो भी। प्रश्न के लिए आप समय कितना लोगे जी इसके लिए? आप यहाँ पे 20 से 25 मिनट ले सकते हो जी, कोई समस्या नहीं है। तीसरा यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, इस प्रश्न से आरंभ करना अनिवार्य नहीं है। अब ये क्या चीज है मैं आपको बताता हूँ। हो सकता है अनुवाद थोड़ा कठिन आ जाए, मुश्किल आ जाए, तो ऐसी स्थिति में घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आप दूसरे प्रश्न से शुरू कर लो। जो नए छात्र हैं वो सुनिए, उनको नहीं पता, पुराने छात्रों को तो पता है। आप एक शीट पे ही अनुवाद लिखोगे, पता है ना सबको कि अनुवाद आपका एक शीट पे ही आएगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता अनुवाद। और यदि मान लीजिए आपको प्रश्न पढ़ के बहुत कठिन लग रहा है, तो धैर्य मत अपना खोइए। वहां पे आप एक खाली शीट छोड़ दीजिए, पहली शीट अनुवाद के लिए, दूसरे प्रश्न से शुरू कर लीजिए। दूसरा प्रश्न होगा गद्यांश की व्याख्या। वो आसान ही होगा, वो प्रश्न मुश्किल हो ही नहीं सकता किसी भी स्थिति में। तो आप गद्यांश की व्याख्या से शुरू कर लीजिए, फिर वैसे ही फिर व्याख्या कीजिए, व्याकरण कीजिए, निबंध लिखिए। अंत में आपके पास 30-40 मिनट बचे होंगे, फिर आप अनुवाद कीजिए। तो इस प्रश्न से आरंभ करना अनिवार्य नहीं है, कंपल्सेशन नहीं होती वहां पे कि पहले प्रश्न से ही लिखना शुरू करना है आपने। तो यदि कठिन प्रश्न आता है तो इससे आरंभ मत कीजिए, यदि सरल प्रश्न आता है तो आप इससे आराम से आरंभ कर सकते हैं अपना प्रश्न पत्र। और मैं एक चीज आपको बड़ी अच्छी बताता हूँ, पंजाब में भी हमने इस बार ये किया था एक्सपेरिमेंट। क्या कि बहुत सारे छात्रों ने अनुवाद से अपना उत्तर लिखना शुरू नहीं किया, और अंत में जब आपके पास 40 मिनट हो गए ना और एक ही प्रश्न बचेगा, तो आप कठिन से कठिन प्रश्न भी बड़ी आसानी से कर जाओगे।
परंतु यदि आरंभ ही कठिन प्रश्न से करोगी, समस्या क्या आएगी? मान लो आपने अनुवाद में कटिंग कर दी 3 4 5 बार, आपका वैसे ही मनोबल कम हो जाता है वहां पे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरा स्पष्ट संदेश समझ आया होगा। ये तीसरा पॉइंट, कि यदि प्रश्न थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, छोड़ दो उसको उसी वक्त, दूसरे प्रश्न से शुरू कर लो। और अंत में जो आपके पास 30 40 मिनट बचते हैं, फिर वापस आके अनुवाद को समय दीजिए। आप ये पाएंगे कि आपके अनुवाद के बहुत सारे प्रश्न आप पहले ही निबंध में लिख चुके हो। ठीक है, फिर वो आपको ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, आपको देखते ही समझ जाएगा, अच्छा ये शब्द भी मुझे पता है, ये शब्द भी मुझे पता है। समझ गए सभी छात्र? बताइए। ठीक है। अब अनुवाद का हल करने के नियम क्या है? नियम लिखिएगा। सबसे पहला नियम है जी यहाँ पे, जो सबसे ज्यादा छात्र गलती करते हैं, काल में बदलाव न करें। ये बहुत समझदारी वाली बात होती है कि जल्दबाजी में छात्र करते क्या है। आपका प्रश्न चल रहा है पास्ट टेंस में, यदि अंग्रेजी भाषा में बात करूं, और हिंदी में आप उसका उत्तर वर्तमान काल में लिखना शुरू कर देते हो। ये बहुत सारे छात्र करते हैं मेंस में। टेस्ट में तो अलग बात होती है, टेस्ट में आपका दिमाग ठंडा होता है, आपको पता है सिर्फ यही प्रश्न है, आप पूरी जान लगा देते हैं। परंतु मेंस में समीकरण बदल जाती है पूरी की पूरी। इससे 2 दिन पहले आप 4 4 आंसर्स लिख चुके हो। ठीक है, 6 6 घंटे 2 दिन लिख चुके हो। तीसरा दिन आएगा, तब तक आपका दिमाग इतना ठंडा नहीं होगा जितना इस समय है। तो काल का सबसे पहले ध्यान रखना है आपने। परीक्षा में बैठते ही आपको मेरी बात याद आनी चाहिए कि सर ने हमें बताया था कि टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। यदि भविष्य काल है तो आपका हिंदी में अनुवाद भविष्य काल में चलेगा, वर्तमान काल है तो वर्तमान काल में उत्तर चलेगा, भूतकाल है तो भूतकाल में चलेगा। सभी समझ गए पहला नियम? जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया। दूसरा, अंग्रेजी भाषा के, अंग्रेजी भाषा के सभी चिन्हों का हिंदी अनुवाद में प्रयोग करें। ज्यादातर छात्र ये भी जल्दबाजी में गलती कर देते हैं कि वहां पे कोमा है, आपने कोमा नहीं लगाया। वहां पे उसने विस्मयादि चिन्ह दिया है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी जिसको आप कहते हो, आपने वो नहीं लगाया। पूर्ण विराम नहीं लगा रहे। कभी कई छात्र अब भी होमवर्क में पूर्ण विराम लगाना भूल जाते हो आप लोग। ये छोटी छोटी गलतियां वहां पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो शिक्षक आपकी परीक्षा का मूल्यांकन करेगा, आंसर शीट चेक करेगा, वो शिक्षक पीएचडी होगा कम से कम। इस चीज का वो खास तौर पे ध्यान रखिएगा कि आप कोमा, इन्वर्टेड कोमा, साइन ऑफ एक्सक्लामेटरी, क्वेश्चन मार्क अंग्रेजी भाषा में जो है, हिंदी भाषा में इन सभी चिन्हों का प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं। तीसरा नियम लिखिए जी, महत्वपूर्ण। जिस यदि किसी शब्द का अर्थ नहीं पता तो खाली स्थान छोड़ दें। ये आप मेरे साथ सीख चुके हैं पुराने छात्र। नए छात्र ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपको 3 4 5 शब्दों का अर्थ नहीं पता हो। मेरे साथ भी होगा, यदि मैं भी मेल लिखने जाऊंगा ना अध्यापक होने के तौर पर भी, तब भी क्या होगा, मुझे 3 4 शब्द नहीं पता होंगे मेंस में। तो उस समय बिल्कुल भी नहीं घबराना, आप उस पे खाली स्थान छोड़ दो, और बाद में जब आप वाक्य पढ़ोगे ना, तो आपका प्रश्न पता क्या होगा? खाली स्थान भरना, ना कि अनुवाद करना। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? और ये मैं करके भी दिखाऊंगा आज आपको। मैं जानबूझ के 3 4 स्थान छोड़ूंगा और आपसे पूछूंगा कि यहाँ पे खाली स्थान में क्या भरा जा सकता है। तो 3 4 शब्दों के साथ आप ऐसे मेंस में कर सकते हो। टीचर बार बार प्रश्न पत्र नहीं पढ़ते वहां पे।
टीचर बार-बार क्वेश्चन पेपर पढ़ने नहीं जाएगा कि आपने ये लिखा, ये नहीं लिखा। टीचर क्या देखेगा आपने जो लिखा है, उसका क्या वही अर्थ है जो अंग्रेजी भाषा में अनुवाद का अर्थ है? तो यदि किसी शब्द का अर्थ नहीं पता तो खाली स्थान छोड़ दें। बहुत मुश्किल अनुवाद आया, तो आपको 5-6 शब्द नहीं पता होंगे, अन्यथा 2-3 शब्द के लिए खाली स्थान छोड़ना कोई बुरी बात नहीं है, चाहे आसान प्रश्न भी आ जाए, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है आपके साथ और कोचिंग लेने का यही फ़ायदा होता है कि ये चीज़ें आपको पता चलती हैं कि अच्छा ऐसे भी कर सकते थे हम और हमने ये बातें सीखी हैं अपने अनुभव से। जो छात्र बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उनसे हम बाद में समझते हैं चीज़ें कि आपने ऐसी क्या-क्या चीज़ें की, जिससे आपको इतने अच्छे अंक प्राप्त हुए। जितने भी सफल छात्र होते हैं, वो ये चीज़ बड़ी अच्छे से करते हैं, ठीक है? तो हम ये लिखिए अभी, एक तो काल हो गया, अंग्रेजी भाषा के चिन्ह हो गए, शब्द का अर्थ नहीं पता तो खाली स्थान छोड़ दें। चौथा नियम है, अनुवाद से भी महत्वपूर्ण है कि वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो, ठीक है? ऐसा ना हो कि आप एक-एक शब्द का अनुवाद करते चले जाओ और जब पूरा वाक्य पढ़ा जाए, वो समझ ही नहीं आ रहा कहना क्या चाहते हैं। ये भी होता है कई बार, मुश्किल अनुवाद में ये बहुत होता है। अब मैं जब आपको करवाऊँगा कक्षा में, आपको ये चीज़ समझ आएगी। तो वाक्य का अर्थ स्पष्ट होना अधिक महत्वपूर्ण है। एक-एक शब्द का अनुवाद इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। आपने अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा लिखा अनुवाद। आपको फिर भी मान लो 20 में से 10 अंक मिले, उसका कारण क्या होगा? कि मैं प्रश्न तो पढ़ूँगा नहीं। मान लो आपकी आंसर शीट 50-60 इस पे आ रही है क्रम में। मैंने आज 100 आंसर शीट्स चेक करनी है मेंस की, मान लो मैं चेक कर रहा हूँ। तो पहली 2-3 आंसर शीट्स तो मैं बार-बार क्वेश्चन पढ़ूँगा, कि ये कैसे लिखा छात्र ने, ये शब्द कहाँ से आया? परंतु 2-3 बार प्रश्न पढ़ने के बाद शिक्षक को समझ आ जाता है कि अनुवाद किस विषय पे है, उस अनुवाद में कहा क्या जा रहा है। फिर वो बार-बार प्रश्न नहीं पढ़ता, फिर वो अर्थ देखता है, कि सबसे स्पष्ट अर्थ किस छात्र ने लिखा है। तो ये नियम बहुत काम आने वाला है आपके कि अनुवाद से भी महत्वपूर्ण है वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो, कि आप वही बात हिंदी भाषा में कह रहे हो या अंग्रेजी भाषा में कही गई है। ये ना हो कि छात्र क्या करते हैं, मैं आपको इसकी उदाहरण देता हूँ। ही इज़ अ गुड पर्सन, कई छात्र इसका अनुवाद करेंगे, वह है एक अच्छा व्यक्ति। और आपको पता होना चाहिए हिंदी में ये अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि मैंने हूबहू अनुवाद करने की कोशिश की। अपनी तरफ से तो मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया कि यार सारे शब्दों का अनुवाद मुझे पता था, परंतु गलत है। यहाँ पे आधे अंक मिलेंगे आपको। शुद्ध वाक्य क्या होगा? वह एक अच्छा व्यक्ति है। समझ गए सभी? तो ध्यान रखना है, था, थी, गा, गे, ये अंत में जाएगा वाक्य के। इसको पहले लिखने की गलती कभी नहीं करेंगे आप। बताओ सभी समझ गए? पांचवा लिखिए भी। ए एन का प्रयोग हिंदी भाषा में अवश्य करें। जल्दबाजी में आप आर्टिकल्स छोड़ देते हो हिंदी भाषा के। तो ये मोटे तौर पर 5 नियम है, यदि आप इनका प्रयोग करोगे ना, तो आप 13 से पार चले जाओगे, बड़े आराम से। ठीक है? पढ़ने में भी आपका उत्तर अच्छा लगेगा। जो मुश्किल शब्द होंगे, वहाँ पे आप रिक्त स्थान भर दोगे, रिक्त स्थान को हम बोलते हैं आम भाषा में खाली स्थान। ठीक है? और आपका उत्तर बड़ा अच्छा होगा। तो मैं आरंभ कर रहा हूँ 2021 के प्रश्न से ही, 22 जो 21 में पूछा गया था, उसके बाद सारे नए प्रश्न होंगे जो हमने पहले किसी भी बैच में नहीं किए होंगे। तो आइए आरंभ करते हैं 2021 के प्रश्न से।
ये है जी आपका 2021 का प्रश्न। बहुत आसान प्रश्न था जी, इसको आप बड़ी आसानी से कर सकते थे यदि ठंडे दिमाग से करते। और इसी स्तर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं बार बार प्रीवियस ईयर्स में, जबकि एग्जेक्टिव में थोड़े मुश्किल प्रश्न पूछे हैं उसमें, परंतु जुडिशरी में इतने मुश्किल प्रश्न नहीं पूछे गए। तो इसी प्रश्न से मैं आरंभ करना चाहूंगा आपकी कक्षा। आइए जी, करें जी शुरू। तो यहाँ पे मैं सारे नियमों का पालन भी करूंगा और आपको बताऊंगा भी कहाँ कहाँ पे आपको समस्या आ सकती है, समस्या का सामना करना पड़ सकता है और उसका हमने निवारण कैसे करना है। तो अ स्मॉल फैमिली इज इंडीड अ हैप्पी फैमिली, सबसे आसान अनुवाद जो मैंने अपने आज तक के अनुभव में देखा है यही है। इसके बाद हम नए प्रश्न करेंगे सारे एग्जेक्टिव वाले। तो क्या कहना चाहता है, स्मॉल फैमिली इज इंडीड अ हैप्पी फैमिली। देखिए, एक छोटा परिवार, स्मॉल फैमिली, तो एक शब्द लिखना आवश्यक है आर्टिकल। छोटा परिवार इंडीड होता है वास्तव में, दो बार ए आर्टिकल है, तो एक सुखी परिवार होता है। तो वो नियम आपको समझ आ गया, पांचवा आर्टिकल वाला। और मान लो आपने इस वाक्य को ऐसे लिखा, एक छोटा परिवार वास्तव में एक सुखी परिवार है, तब भी आपको उतने ही अंक मिलेंगे जितना ऐसे लिख के मिलेंगे। होता है ऐसे, कोई अंतर नहीं आने वाला, वाक्य का जो अर्थ है वो वैसा ही रहेगा। इट इज मेनली बिकॉज इन दीज डेज ऑफ हाई प्राइसेस, कोमा आ गया, पहले यहाँ तक लिखो, उसके बाद में लिखो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सपोर्ट ए लार्ज फैमिली। तो यदि कोई बड़ा वाक्य आ जाए तो आप उसको सब सेंटेंसेस में डिवाइड कर लें। हिंदी में कहेंगे बड़े वाक्य को छोटे छोटे उपवाक्यों में तोड़ लें, क्योंकि चार पांच लकड़ियां एक साथ नहीं टूटती। वहीं यदि आप एक एक लकड़ी को तोड़ोगे तो बड़ी आसानी से टूटेंगी। ठीक है, तो मैं पहले कोमा तक करूंगा। यदि आप एक बार में ही सारा लिखने चाहोगे ना, कटिंग भी होगी, गलती भी होगी। तो इट इज मेनली बिकॉज इन दीज डेज ऑफ हाई प्राइसेस, लिखिए, ऐसा प्रमुख तौर पर इसलिए है। मेरे साथ सभी लिखेंगे भी, चाहे नए छात्र हो आप। कोमा इसलिए एक साथ लिखा जाता है या अलग अलग, बताओ। एक साथ। सर एक एक साथ। साथ। ये छोटी गलती मत करना पेपर में, वो पकड़ लेगा आपको कि आपको ज्यादा ज्ञान नहीं है हिंदी का। ऐसा प्रमुख तौर पर इसलिए है, इट इज मेनली बिकॉज, अच्छा, ऐसा प्रमुख तौर पर इसलिए है क्योंकि, मैंने मिस कर दिया ना कुछ, क्योंकि इन दीज डेज ऑफ हाई प्राइसेस, तो उसको आप बाद में एडजस्ट कर सकते हो, पर कोमा अवश्य लिखिए। ऐसा प्रमुख तौर पर इसलिए है क्योंकि इन दीज डेज ऑफ हाई प्राइसेस, महंगाई के इस दौर में, इन दीज डेज को मैंने इन दिनों में भी लिख सकता था, इस दौर में भी आप लिख सकते हो, एक ही बात है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सपोर्ट अ लार्ज फैमिली, एक बड़े परिवार का पालन करना या एक बड़े परिवार को सहारा देना बहुत कठिन है। ठीक है, इस दौर में एक बड़े परिवार का पालन पोषण करना भी लिख सकते हो, या को सहारा देना भी लिख सकते हो। आपके मन में कोई और शब्द आ रहा है, आ सकता है, वो भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा प्रमुख तौर पर इसलिए है क्योंकि महंगाई के इस दौर में एक बड़े परिवार को सहारा देना या एक बड़े परिवार का पालन पोषण करना, सपोर्ट को पालन पोषण भी अर्थ रहेगा परिवार के, यदि उसमें लिखोगे कंटेक्स्ट में, संदर्भ में। ठीक है, ईच मेंबर ऑफ द फैमिली रिक्वायर्स,
फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन एंड अकोमोडेशन। आप पिछले 5 सालों के पेपर देखो, आपकी वकैब चेक करने के लिए, शब्दावली देखने के लिए, वो एक वाक्य में कम से कम 4, ज्यादा से ज्यादा 6 शब्द दे रहा है, कोमा लगा के। यहाँ पे 4 थे, तो चारों का जो क्रम है, सीक्वेंस है, वो बदलनी नहीं चाहिए आपकी। ठीक है, तो क्या है? ईच मेंबर ऑफ द फैमिली रिक्वायर्स फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन एंड अकोमोडेशन। परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को, ईच होता है प्रत्येक, और जो शब्द नए छात्रों को नहीं पता, वो नोटबुक के टॉप पे लिखते जाइए। जैसे ईच अगर आपको नहीं पता ना, प्रत्येक है, आप हर एक लिखते हो, तो उसको प्रत्येक में बदल दो आपसे। परिवार के प्रत्येक सदस्य को, सबसे सर पहले दा क्या? पे हलंत आएगा क्या यहाँ पे? किसमें जी? सर दा पे सदस्य में। किस पे लगाना चाहते हैं मैम हलन? सर सदस्य के दा पे। नहीं, नहीं मैम, ठीक है, निश्चिंत रहो, ऐसे लिखो। ठीक है, परिवार के, जैसे आप लगाना चाहो लगाओ, परंतु आप तत्सम शब्दों में यदि सलंत नहीं भी लिखते, शुद्ध शुद्ध में तो डालिए, परंतु रनिंग हैंड में कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अनुष्का जी, साक्षी जी, जल्दी पूछो प्रश्न। सर सदस्यों नहीं हो सकता? मैम ईच मेंबर है, मेंबर्स नहीं है वहां पे। तो प्रत्येक के बाद कभी भी प्लूरल शब्द नहीं लिखा जाएगा हिंदी में, बहुवचन। ठीक है, ठीक है। वो वाक्य शुद्ध हो जाएगा। दूसरे छात्र प्रश्न पूछो। सर जो इससे पहले वाला सेंटेंस था उसके अंदर हम्म। हमने कॉमा जो लगाया है वो मतलब पहले नहीं लगा दिया, वो हमें महंगाई के इस दौर में के बाद नहीं लगाना चाहिए था। वैसे लगा लो मतलब मैम, मैंने वर्ड टू वही वर्ड समझाया फॉलो आपको। करना है। हाँ, वर्ड टू वर्ड फॉलो करना आवश्यक नहीं है, यदि आप वैसे भी लिखते तब भी अर्थ वही रहता, परंतु कोमा अवश्य होना चाहिए। क्योंकि हिंदी में कोमा अच्छा कैसे लगता है के बाद। ठीक है, और मैं है पहले ही लिख चुका था, तो मैंने उसको बाद में कवर अप कर लिया बड़े आराम से। तो मेंस में ऐसे कटिंग करने मत बैठना, यदि आपसे भी रह गया कोई चिंता नहीं है। तो मेरे वाक्य का भी अर्थ वही है जो आप कहना चाहते हो। ठीक है जी। तो मैं सबको वही समझा रहा हूँ कि इतनी भी गहराई में मत उतरो कि वाक्य अशुद्ध हो जाए। वाक्य को शुद्ध रखना हमारा प्रथम कर्तव्य है। ठीक है, अंग्रेजी के शब्द बाद में है हमारे लिए। तो परिवार के प्रत्येक सदस्य को भोजन, फूड होता है भोजन, खाना नहीं, क्लोथिंग वस्त्र, कपड़ा नहीं, एजुकेशन शिक्षा, एंड अकोमोडेशन होता है हिंदी में आवास। ठीक है, तो चारों शब्द ऐसे आएंगे। परिवार के प्रत्येक सदस्य को, रिक्वायर्स अंत में चला जाएगा, की आवश्यकता होती है। भोजन, वस्त्र, होम, एजुकेशन था, शिक्षा, अंत में क्या था? अकोमोडेशन, तथा आवास। मान लो आपके मन में आवास शब्द नहीं आया मीन्स में एकदम से, खाली स्थान छोड़ा, अंत में यहाँ पे छत भर देना, तब भी कोई अंतर नहीं आने वाला। ठीक है। आवास की जरूरत है, उर्दू का शब्द, हिंदी का है क्या? आवश्यकता होती है। ठीक है, पूजा जी जल्दी पूछो। सर अगर कहीं याद नहीं आए और यही जरूरत ऐसा वर्ड याद आए तो वही लिख दें? वही कह रहा हूँ, लिख सकते हैं, और पहले खाली स्थान छोड़ना है। ठीक है। ओके सर। हाँ जी। हाँ, बाकी अब सारे प्रश्न आप पूछोगे मेरे समाप्त करने के बाद, साथ साथ मत पूछो, बाकी छात्र भी ध्यान पड़ता है सबका। दिस मीन्स मोर एक्सपेंसिव, इसका अर्थ है अधिक खर्च। और इसको रिफ्रेश करके कैसे लिखा जा सकता था बताओ? इसका अर्थ अधिक खर्च है। ठीक है जी। और यदि ऐसे लिख लिया, फिर कटिंग मत करने का देना। तो मैं आज एक ऐसे लिख रहा हूँ, मान लो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो आप जो गलतियां करोगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ स्वयं भी गलतियां करने की, और बता रहा हूँ आपको कि ऐसे भी करना कोई बुरी बात नहीं है। परंतु हाँ, यदि आप लिखते इसका अर्थ अधिक खर्च है, वो ज्यादा अच्छा होता। ठीक, ये मैंने करके भी दिखाई थी आपको गलती पहले। पर यदि आप ऐसा लिख बैठे मेंस के प्रेशर में, कटिंग मत करना यार। ठीक है, पहले ही प्रश्न में कटिंग होती है ना, शिक्षक समझ जाता है छात्र डरा हुआ था। ठीक।
आगे है जी, द इनकम ऑफ ए पर्सन बीइंग लिमिटेड, कोमा, द लार्जर द फैमिली, कोमा, द पुअर इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लिखिए, द इनकम ऑफ ए पर्सन बीइंग इज लिमिटेड। एक व्यक्ति की, आप आय भी लिख सकते हैं, आमदन भी लिख सकते हो, पर परीक्षा में एक ही शब्द लिखना, दोनों मत लिखना। ठीक है, कई छात्र करते हैं होमवर्क में दो दो शब्द लिख के भेज रहे हैं मुझे, मैं कट करूंगा उसको और अंक अब कम दूंगा आपको। अब तक तो मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, परंतु अब ऐसी गलती करोगे ना तो वो शिक्षा का प्रदर्शन हो जाता है। प्रदर्शन नहीं करना वहां पे, एक ही शब्द लिखो जो आपको ज्यादा अच्छा लगता है। एक व्यक्ति की आय सीमित होती है, लिमिटेड होता है सीमित, कॉमा, द लार्जर द फैमिली, द पुअर इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जितना बड़ा परिवार होगा, कॉमा, द पुअर इज द स्टैंडर्ड। और यहाँ पे पुअर गरीब नहीं है, यहाँ पे पुअर का क्या अर्थ है बताओ? तो भाई ये वर्ड टू वर्ड अनुवाद नहीं चलेगा वहां पे। निम्न। निम्न आएगा, निम्न स्तर, नीचे स्तर, नीचा नहीं आ सकता, निम्न होता है हिंदी भाषा में। जितना बड़ा परिवार होगा, जीवन का स्तर भी उतना ही निम्न होगा। तो मैंने कोशिश तो की कभी नियमों का पालन करके ही उत्तर लिखा जाए। अब पूछिए प्रश्न, और हैंड रेस करके पूछिए, मेरी विनती है सबसे। बोलो मैम, क्या प्रश्न है? बोलो बोलो, हाँ हाँ, आप तो पूछ लो। सर इसमें ये लिखा आपने कि जीवन का स्तर भी उतना ही निम्न होगा, क्या हम ये लिख हम्म। सकते हैं कि रहने सहने का ढंग उतना हाँ ही हाँ, कम बिल्कुल होगा? बिल्कुल, आप भी वही बात कह रहे हो, मैं भी वही बात कह रहा हूँ। रहने सहने का ढंग नहीं आएगा मैम, स्तर आएगा। स्टैंडर्ड ठीक है, ऑफ लिविंग। हाँ, स्तर है, स्टैंडर्ड स्तर होता है, ढंग नहीं होता, ढंग होता है वे। द पुअर इज द वे ऑफ लिविंग, फिर आप बिल्कुल ठीक है, पर यदि नहीं समझ आ रहा तो वो भी बिल्कुल ठीक है, एक ही अर्थ है हम दोनों की बात कहने का। ठीक है, समझ गए जी? प्रेरणा जी अपना प्रश्न पूछे, अब यहाँ पे क्या है? सर हम कोई वर्ड स्किप नहीं कर सकते क्या? कर सकते हो, मतलब कर अगर बाय सकते हो। चांस हो जाए, हाँ, कर जैसे मुझे सकते हो। इंडियन नहीं आ रहा था समझ उसका हिंदी, तो मैं वो उसको छोड़ दूं? क्या वाक्य बनाओगे मैम? एक छोटा परिवार सुखी परिवार है। ही आओ मैम, ही लिखिए फिर। एक छोटा ठीक है सर। परिवार ही एक सुखी परिवार है, नहीं होता है फिर। ठीक है, बॉबी जी आपका ठीक। प्रश्न लिख सकते हो। सर मैं पूछ रहा था कि इसमें मार्किंग कैसे होगी, मार्किंग स्कीम कैसे रहेगी इसमें, मतलब किस मार्किंग हिसाब से स्कीम अंक सर कुछ मिलेंगे? नहीं होती, आप कटिंग करते हो आधा अंक कटता है एक कटिंग का। आप वर्ड्स में मिस्टेक करते हो, आधा अंक कटता है। यदि मात्रा की गलती है, पूरा का पूरा शब्द गलत है, तो एक अंक कटता है। उसके बाद महत्वपूर्ण क्या होता है? अच्छी लिखावट। लिखावट अच्छी है, एक बार में पढ़ के सारा समझ आ रहा है, 12 अंक तो कम से कम आपको मिल ही जाते हैं इस प्रश्न में। ठीक है, तो हाँ जी सर। कटिंग और मिस्टेक से बच के चलना है इसमें, क्योंकि ज्यादातर छात्रों के अंक वही कटते हैं। और कोई प्रश्न पूछ लो, अब तक आपको लगा होगी हम ऐसा करना चाहते थे, सर ने ऐसा नहीं किया। सब संतुष्ट है जी, बताओ। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। सपोज अ कपल्स इनकम इज 25,000 पर मंथ, comma, their standard of living will be better if they have two children than a big family। अब ये सबसे बड़ा वाक्य है इस पूरे अनुवाद का। तो मैंने ऐसे वाक्यों के लिए ही आपको एक ट्रिक बताई थी कि इसको तोड़ लो छोटे छोटे वाक्य में, पहले कोमा तक कर लो। मान लीजिए एक कपल को आप जोड़ा लिखोगे तो वो समझ जाएगा आप पंजाब से हो। हिंदी में कपल को क्या कहते हैं? दंपति। 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 बताओ, सब सहमत है मुझसे? ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीजों से बचना है, ये गलतियां नहीं करनी। तो मैंने क्या लिखवाया आपको? मान लीजिए
एक दंपति की मासिक आय 25,000 रुपए है, या फिर इसी वाक्य को दूसरे ढंग से लिखा जा सकता है। मान लीजिए एक दंपति की आय 25,000 रुपए प्रति महीना है। तो हम दोनों एक ही बात कह रहे हैं, जो दोनों छात्रों ने अलग अलग लिखा है, परंतु हाँ, 25,000 को 25,000 ऐसे लिखना है, हिंदी में नहीं लिखना 25,000। जो अंक है उसको अंक ही रहने देना है, वरना वो कुछ कमी लगेगी कि यार वहां पे तो 25,000 नंबर में लिखा हुआ था, अनुवाद में दिख ही नहीं रहा। अगर वो जल्दी में होगा तो वे छोटी छोटी गलतियां निकालेगा। तो लिखिए जी, मान लीजिए, सपोज, मान लीजिए एक दंपति की मासिक आय 25,000, RS लिखा है, आप रू लिख दीजिए, रुपए, ठीक है, चल जाएगा। या रू आप लिख सकते हैं उससे पहले, 25,000 से पहले, तो भी ठीक है। रुपए भी लिख सकते हो, कोई चिंता नहीं है। मान लीजिए एक दंपत्ति की आय 25,000 रुपए, लिख रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई बुराई नहीं है, सारे ठीक है। और ये मैं आपको तीन तीन चार चार मार्क क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपके मन में प्रश्न ना आए कि यार ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। मैं खुद बता रहा हूँ कि हाँ ठीक हो आप लोग अगर ऐसे सोच रहे हो। देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल बी बेटर, उनका जीवन स्तर अच्छा होगा या बेहतर होगा, इफ दे हैव टू चिल्ड्रन देन अ बिग फैमिली। ठीक है, तो अब इसको मैं रिफ्रेश करके लिख रहा हूँ अपना वाक्य अच्छा बनाने के लिए। यदि बड़े परिवार के स्थान पर उनके, अब दो टू लिखा है तो आप यहाँ पे दो ऐसे लिखिए, यदि ये नंबर लिखा हो तो नंबर लिखते हैं, उनके दो बच्चे होंगे, तो उनका जीवन स्तर बेहतर। आपके होमवर्क में यदि मैं कोई सबसे गलती रिपीटेड देखता हूँ वो है बेहतर। एक ही मात्रा 80% छात्र पता नहीं क्यों नहीं लगाते, बार बार 72 लिखते हैं, बेहतर है। बेहतर नहीं लिखना, अच्छा लिख लो, तब भी आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है जी। अ स्मॉल फैमिली दस इज एन इकोनॉमिक नेसेसिटी, नेसेसिटी है आवश्यकता। एक छोटा परिवार इसलिए एक आर्थिक आवश्यकता है। इसलिए एक छोटा परिवार को एक आर्थिक आवश्यकता है। Only a small family can be a happy family as its members do not face economic problems. केवल एक छोटा परिवार ही खुशहाल या सुखी, एक ही बात है, परिवार हो सकता है, क्योंकि इसके सदस्यों को आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। यही बनेगा ना, बताओ। ठीक है, कहाँ से है ओनली, केवल एक छोटा परिवार ही, सुखी भी लिख सकते थे, खुशहाल भी लिख सकते हो, एक ही बात है, खुशहाल परिवार हो सकता है
क्योंकि इसके सदस्यों को अब मेंबर्स है, तो अब मैंने प्लूरल लिखा, आप देखो। तो सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखना, ठीक है? ऐसे नहीं है किसी को भी चट उठा के प्लूरल बना दिया। प्रत्येक के बाद तो कभी भी हिंदी में प्लूरल वर्ड आएगा ही नहीं। ये नियम आपके वाक्य शुद्धि में काम आ सकता है। याद है आपको? प्रत्येक व्यक्ति को दो दो रोटियां दे दो, तो दो दो प्लूरल था ना वहां पे, तो उत्तर क्या था? प्रत्येक व्यक्ति को दो रोटियां दे दो। समझ आया? वो यहाँ पे लग रहा है नियम। तो दो दो नहीं आ सकता, वहां पे दो ही आएगा, एक ही अंक आएगा वहां पे। ठीक है? केवल एक छोटा परिवार ही खुशहाल परिवार हो सकता है, क्योंकि इसके सदस्यों को आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। अंत में है जी, इट कैन हैव अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इनका जीवन स्तर अच्छा हो सकता है। कैन होता है सकता। एक मिनट रुकिए, बस मुझे लिखने दीजिए, फिर मैं आपके सभी प्रश्न लूंगा। इनका, इट कैन हैव अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इनका जीवन स्तर, आप अच्छा भी लिख सकते हो, उचित भी लिख सकते हो, बेहतर भी लिख सकते हो, सबका अर्थ एक ही है। अच्छा हो सकता है। ये रहा जी आपका उत्तर। और ये मैंने सिर्फ इसलिए करवाया ताकि आपको नियम सारे रिवाइज हो जाएं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा नियम लग रहा है। माधव जी प्रश्न पूछिए। सर यहाँ पे इंग्लिश में इकोनॉमिक प्रॉब्लम है तो सिंगुलर है, हम्म। यहाँ पर तो हम हिंदी में समस्या लिखेंगे, समस्याओं को लिखेंगे। मैंने प्रॉब्लम्स होना चाहिए सर, समस्या ही लिखी है फिर तो। सर समस्या माफ कीजिए, सिंगुलर आएगा ना बिल्कुल यहाँ पर। मेरी मेरी गलती है, मैं मान गया सर। जी सर। बहुत बहुत जी। धन्यवाद। मुझसे गलती हो गई, तो ऐसी एक आधी गलती हो जाए, कटिंग मत करना। ठीक है सर, मैं समस्या को रहने देता, मैं आपके स्थान पर मेंस में होता। क्योंकि कटिंग फिर वो ध्यान से देखता है कि कटिंग करने की कुछ जरूरत पड़ गई, वरना पढ़ने में ये निकल जाती है आपकी छोटी सी। और एक पेज पे आप एक दो गलतियां कर सकते हो, कोई भी इंसान कर सकता है, परंतु दो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एक शीट पे आपकी गलतियां। ठीक है? और कोई प्रश्न पूछो जल्दी। सर दिक्कत वर्ड जो है वो हिंदी उर्दू का का है, है। उर्दू का उर्दू है? उर्दू लिख सकते हो, यदि कुछ याद ना आए फिर लिख देना दिक्कत। पर समस्या, परेशानी, ये लिख सकते हो। ध्रुव आपका प्रश्न। सर दंपत्ति में आदत तो नहीं आएगा एक और? नहीं सर, दंपति होता है, बोलने में आप दंपत्ति कहते हो। ठीक है? ओके। और पूछिए। सर ये जो कटिंग वाली है ये सिर्फ हिंदी में है, बाकी इंग्लिश सब्जेक्ट में भी होती है? क्या सर? मार्क्स कटते हैं? इंग्लिश में भी करते हैं सर। कटिंग तो आप कभी भी करोगे, उसका देख के मुंह खराब होगा, बस और कुछ नहीं होगा, नंबर कम देगा आपको। ठीक ठीक है, है सर। और पूछिए। कटिंग का सर टीचर को एक ही संदेश जाता है, वो क्या है? या तो आप घबराए हुए हो, या आपका दिमाग और आपका हाथ एक साथ नहीं चल रहे। दो ही कारण होते हैं। और दिमाग और हाथ एक साथ नहीं चल रहे, इसका अर्थ होता है आप थक चुके हो। ठीक है? और या फिर आप घबराए हुए हो। दोनों स्थितियों में वो आपको कम अंक देगा। तो बताइए, सब इस उत्तर से संतुष्ट हैं? और मैंने कोशिश की है कि एक ही बात को चार चार तीन तीन अलग अलग मार्गों से बताया जाए, अलग अलग ढंगों से बताया जाए, ताकि आप सबको संतुष्टि होगी, यार मेरा भी उत्तर ठीक था जैसा मैंने सोचा था। सर ने चाहे लिखा नहीं वैसे, पर वो भी बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं है, बात एक ही है। जैसे भी एक छात्र भी दिक्कत पूछ रहे थे, लिखिए, परंतु इतना अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि उर्दू का शब्द है। हमेशा मत लिखिए, हमेशा के स्थान पर सदैव लिखिए। तो ये धीरे 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 जो नए छात्र हैं उनको भी बताता रहूंगा, तो नोटबुक के टॉप पे नोट डाउन करते चलना है ये सारे शब्द। ठीक है जी, सब संतुष्ट हैं? बड़े दूसरे प्रश्न की ओर, बताइए।
लो जी, दूसरा प्रश्न मैं अपनी स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ जी, 1 मिनट दीजिए। अभी 2 प्रश्न और करेंगे। एक तो मैं करवाऊंगा, एक आपका होमवर्क होगा, कक्षा में ही करोगे इसको। ये रहा जी। दोनों ज्यादा मुश्किल प्रश्न नहीं है और एग्जैक्टिव के पेपर में पहले आ चुके हैं। आइए जी, मॉडर्न एग्रीकल्चर इज कैरिड आउट इन ए साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक वे। इट रिकॉग्नाइजेस दैट फॉर हेल्थी ग्रोथ एंड गुड आउटपुट crops require oxygen, sunlight, water, nutrients from soil। तो यहाँ पे भी देखो, आपको 4 शब्द दिख रहे हैं ना, बैक टू बैक 5 दिख रहे हैं यहाँ पे। तो यही उसके प्रश्न पूछने का ढंग है प्रीवियस ईयर्स में। चाहे आप एग्जेक्टिव में चले जाओ, चाहे आप चले जाओ इसमें जुडिशरी में। ठीक है, तो यहाँ पे तो और भी शब्द है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड पेस्ट एंड प्रॉपर स्टोरेज आफ्टर हार्वेस्टिंग। इट ऑल्सो रिकग्नाइजेज दैट द नीड्स ऑफ crops such as soil type, nutrient, water, etc. are different for different crops. Sunlight and air are abundantly available in open crop fields। abundantly को आप हिंदी में या तो अत्यधिक लिखोगे, वरना सबसे अच्छा शब्द है प्रचुर। प्रचुर लिखने का अर्थ क्या होगा कि आपने बीए तक हिंदी पढ़ी है, क्योंकि बीए वाले छात्र ही ऐसे शब्दों का प्रयोग कर पाते हैं, वरना +2 तक तो आप अत्यधिक अत्यधिक ही पढ़ते हो। और आप में से शायद कई छात्रों ने पहली बार आज प्रचुर सुना होगा मेरे मुंह से। ठीक है, तो प्रचुर शब्द ज्यादा अच्छा रहेगा, तो मैं आपको कहूंगा, ठीक है, अबंडेंट को आप प्रचुर लिखोगे आज के बाद। फॉर अदर रिक्वायरमेंट्स, अन्य आवश्यकताओं हेतु, हाउएवर, हालांकि, द फार्मर हैज टू मेक स्पेशल एफर्ट्स। ठीक है, करें इसका उत्तर शुरू, मिलके करते हैं। फिर अगला प्रश्न आपका होमवर्क होगा, मैं आपको उसके लिए 15-20 मिनट दूंगा और आज की कक्षा समाप्त हो जाएगी हमारी। ठीक, आइए जी। और हम हर रोज 3 अनुवाद ही करेंगे जी आने वाले 10 दिनों में। मॉडर्न एग्रीकल्चर इज कैरिड आउट इन a scientific एंड सिस्टमैटिक वे। लिखिए जी। एग्रीकल्चर को खेती नहीं लिखना। क्या ज्यादातर छात्र क्या लिखेंगे, खेती। एग्रीकल्चर क्या होता है हिंदी में, बताओ। कृषि। 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 शाबाश। यही अंतर बनाएगा। 13 से ज्यादा अंक आने का कारण यही, और 13 से कम अंक आने का कारण भी यही होगा। आप अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा करके आए हो, परंतु उसको खेती नहीं देखना, क्योंकि पंजाबी में भी आप खेती ही कहते हो। कृषि एक ऐसा शब्द है जो केवल हिंदी भाषा में ही आपको मिलेगा। तो इसीलिए कहता था, हमेशा लिखोगे उतना अच्छा प्रभाव नहीं जाएगा। सदैव लिखोगे वो खुश हो जाएगा पढ़ के कि चलो कोई अच्छा छात्र है जिसने बीए तक हिंदी पढ़ रखी है। लिखिए जी। मॉडर्न एग्रीकल्चर इज कैरिड आउट इन अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक वे। लिखिए। हम्म, आधुनिक कृषि। आधुनिक कृषि करने का ढंग वैज्ञानिक एवं, यदि दो शब्दों के बीच में एंड है तो और मत लिखिए, और को बड़े ओ की मात्रा र, एवं एक तथा दो शब्दों का प्रयोग ज्यादा कीजिए। ठीक है। आधुनिक, दो के बीच में एवं लगता है। आधुनिक कृषि करने का ढंग वैज्ञानिक एवं, क्या होता है, 1 मिनट रुके, सोचने दीजिए, व्यवस्थित। हाँ व्यवस्थित। हाँ हाँ, नहीं नहीं, आप मत बताइए जी, मुझे भी सोचने दीजिए। ठीक है, और ये शब्द शुद्ध शुद्ध में भी आ सकता है, व्यवस्थित लिखिए। आधुनिक कृषि करने का ढंग वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित है।
और इसी वाक्य को रिफ्रेश करके आप ऐसे भी लिख सकते थे, आधुनिक कृषि वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित ढंग से की जाती है। ठीक है, तो दोनों को बराबर अंक मिलेंगे, दोनों ने एक ही बात लिखी है, बस शब्दों का जो लिखने का क्रम है वही बदला, और दोनों में वाक्य शुद्ध है, दोनों वाक्यों में कोई अशुद्धि नहीं है। ठीक है, तो यदि आपने वहां पे ऐसा भी लिखा कि आधुनिक कृषि वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित ढंग से की जाती है, तो एक ही बात है दोनों में। ठीक है, इसके बाद लिखिए, इट रिकॉग्नाइजेस दैट फॉर हेल्थी ग्रोथ एंड गुड आउटपुट ग्रोथ रिक्वायर्स। अच्छा, बड़ा वाक्य है, काफी बड़ा वाक्य है। लिखिए, इट रिकॉग्नाइजेस दैट, इसकी मान्यता है, रिकॉग्नाइज होता है मान्यता, इसकी मान्यता है कि, इसकी मान्यता है कि फॉर हेल्थी ग्रोथ एंड गुड आउटपुट, ठीक है, कि स्वस्थ विकास या अच्छे विकास, हेल्थी को यहाँ पे आप अच्छा भी लिख सकते हो, कि अच्छे विकास एवं गुड आउटपुट, ज्यादा उत्पादन हेतु, आउटपुट होता है उत्पादन, और पंजाबी वाले सारे छात्र लिख रहे आएंगे झाड़। ठीक है, आउटपुट को झाड़ ही कहते हैं पंजाबी में, ज्यादा झाड़ चाहिए। ठीक है, तो वो गलती मत करना, वही शब्द वो देखेगा ट्रांसलेशन में, उसको पता चल जाएगा कि आप किस स्टेट से हो, तो ये पंजाब वाले छात्र ये गलतियां मत करना। ठीक है, इसकी मान्यता है कि अच्छे विकास एवं ज्यादा उत्पाद हेतु क्या क्या चाहिए, देखते हैं। सबसे पहले चाहिए फसलों को ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखना हिंदी अंग्रेजी में ऐसे लिखी जाती है। पता है ना, ये मैंने चंद्रबिंदु वाला चिन्ह क्यों बनाया है, चंद्रबिंदु नहीं है, डॉक्टर में भी ये लगता है। ठीक है, इसका अर्थ होता है अंग्रेजी भाषा का शब्द, विदेशी शब्द, देशज विदेशज आपने सुना होगा शायद, तो ये विदेशज शब्द है। पाँव में बिंदु वाले शब्द या तो उर्दू के हैं या फारसी के हैं। ठीक है, फसलों को ऑक्सीजन कॉमा सूर्य की किरणें या सूर्य की रोशनी, दोनों ठीक है, कॉमा जल, पानी भी लिख सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, मिट्टी से पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स होते हैं तत्व। ठीक है, कृतिका जी रुकिए, मुझे वाक्य पूरा लिखने दीजिए, फिर मैं आपका प्रश्न लेता हूँ। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, वीड यहाँ पे क्या होगा जी, और पेस्ट, हाँ ठीक है, लिखिए जी, घास एवं कीटों से सुरक्षा या संरक्षण, दोनों शब्द ठीक है, कीड़ों से भी लिख सकते हैं, वो भी ठीक रहेगा, संरक्षण ही होता है ना प्रोटेक्शन, सुरक्षा भी लिख सकते हो, दोनों शब्द बिल्कुल ठीक है, कॉमा द प्रॉपर स्टोरेज आफ्टर हार्वेस्टिंग, क्या आएगा, आफ्टर हार्वेस्टिंग, कटाई के बाद, कटाई के बाद उचित भंडारण, स्टोरेज होता है भंडारण, ठीक है, की आवश्यकता होती है। रिक्वायर्स मैंने पहले नहीं लिखा, तो वो अंत में ले आया मैं।
अब पूछिए जिनका प्रश्न है। सर ये सूर्य की किरणों की जगह प्रकाश लिख सकते हैं? हाँ, सूर्य का प्रकाश, उससे अच्छा रोशनी लिख लो मैम। प्रकाश भी लिख सकते हो ठीक है, पर सिर्फ प्रकाश मत लिखना, सूर्य शब्द आएगा ही आएगा। ओके ठीक सर। है। हाँ जी, और प्रश्न? हाँ हाँ, बोलो बोलो वैभव जी, क्या प्रश्न है? सर यहाँ पर घास की जगह खरपतवार आना चाहिए। हाँ, खरपतवार लिख लो मैम, बिल्कुल ठीक है, आपका शब्द बिल्कुल ठीक है, मुझसे ज्यादा अच्छा है, परंतु मैंने आसान सा शब्द प्रयोग किया। ठीक है। किस घास तो अच्छी होती है ना। नहीं 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 मैम, एंड खेत में घास खरपतवार अच्छी, इज आपकी द बात ठीक है, घास खेत में अच्छी नहीं आती। ठीक है, यदि खेत में घास आएगी तो वो नुकसान का कारण बनेगी और वो कीट अपने साथ लेके आएगी। मतलब खरपतवार आपने अच्छा शब्द खरपतवार। प्रयोग किया, हाँ, मेरे दिमाग में अब आया आपके बोलने के बाद, इससे अच्छा शब्द था, परंतु घास लिख के भी उतने ही अंक मिलते हैं आपको वहां पे। ठीक है। हाँ जी हाँ जी, और पूछिए। सर कैसे लिखेंगे खरपतवार? क्या जी? खरपतवार कैसे लिखेंगे? खरपतवार बड़ा आसान शब्द है सर, पूरे शब्द है, इसमें कुछ भी आधा नहीं है। जैसे आपने बोला खरपतवार। ठीक है जी। और बताइए मेघा जी, आपका प्रश्न। और ये एग्जेक्टिव का प्रीवियस ईयर प्रश्न है, आपके पेपर में आएगा, मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी, उल्टा खुशी होगी। और ऐसा हुआ है पंजाब में भी कि हमने जो प्रश्न क्लास में किए हैं वो पेपर में आए हैं एज इट इज। ठीक है, कुछ भी नहीं बदला, पूरा का पूरा प्रश्न वैसे ही लिखा हुआ था। ठीक है, बताइए जी, संतुष्ट है सब? और किसी का प्रश्न है, निश्चिंत होके पूछ लो। जैसे इनका घास वाला प्रश्न बहुत अच्छा लगा मुझे। क्यों? क्योंकि बाकी में भी पता चल गया। ये एक और शब्द है खरपतवार, खरपतवार वो घास होती है जो केवल और केवल नुकसान करती है। ठीक है, घास अच्छी भी होती है बुरी भी होती है, पर फसल के अंदर घास होना बहुत बुरी बात है। जो आप में से खेती करते होंगे उनको तो पता होगा कि हमें एक दिन जरूर ही जाना पड़ता है घास उखाड़ने के लिए खेत में। बोलिए फिर जी। हाँ जी सर, जैसे हमें खरपतवार नहीं पता और घास भी सही नहीं लग रहा, तो जंगली घास लिख सकते हैं? हाँ लिख दो, वो और भी अच्छा है। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग। आकाश जी अपना प्रश्न जल्दी बोलो, आगे बढ़ना है मुझे। सर ये आपने स्टोरेज में भंडारण लिखा है, इसकी जगह गोदाम लिख सकते हैं? नहीं 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 नहीं। गोदाम तो सर, गोदाम की अंग्रेजी क्या थी मेरे दिमाग में नहीं आ रही। स्टोर, वेयर हाउस। स्टोर होता है सर, वेयर हाउस को गोडाउन। गोदाम कह सकते हैं, गोडाउन। अच्छा, ठीक है जी। ये तो भंडारण ही आएगा, स्टोरेज। ठीक है सर। रख रखाव लिख लो इससे अच्छा, वो चल जाएगा सर। क्या सर? रख रखाव। रख रखाव, अच्छा ठीक। हाँ वो फिर भी ठीक है, तो गोदाम मत लिखना, वो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, वैसा कोई नहीं लिखेगा, आप लिखोगे सिर्फ फिर। ठीक है, बताइए सब संतुष्ट है, आगे बढ़े? चलो जी, सही चल रहे हैं, निश्चिंत रहो, तेज चल रहे हैं। आपको 20 मिनट से ज्यादा समय मिलेगा उत्तर लिखने के लिए अगले प्रश्न का। इट रिकग्नाइजेज दैट, अभी रिकग्नाइजेज मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था क्या होता है। मान्यता, ये भी मान्यता है दैट नीड्स ऑफ क्रॉप्स, फसल की आवश्यकताएं क्या क्या है, सच है सोइल टाइप, मिट्टी, मिट्टी का प्रकार तो नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे यहाँ पे? सोचो। सोइल एस टाइप, मैं तो लिख ही रहा हूँ इसका उत्तर, पर ये प्रश्न आपको तंग करेगा। सोइल टाइप क्या होता है बताओ? विभिन्न प्रकार सर। मिट्टी के विभिन्न प्रकार। शाबाश। मिट्टी के विभिन्न प्रकार, कोमा, न्यूट्रिएंट्स फिर से तत्व आ गए, वाटर फिर से जल पानी दोनों ठीक है, एटसेट्रा इत्यादि, आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट क्रॉप्स। अब ये रीस्ट्रक्चर करके लिखना पड़ेगा इंग्लिश में, एज इट इज लिखोगे गलत हो जाएगा। लिखिए, यह भी मान्यता है कि विभिन्न प्रकार की फसलों हेतु, डिफरेंट फॉर डिफरेंट क्रॉप्स लिख रहा हूं पहले, विभिन्न प्रकार की फसलों हेतु फसलों की आवश्यकता, नीड्स है आवश्यकताएं,
सच एस, जैसे मिट्टी के विभिन्न प्रकार। और मिट्टी ऐसे लिखना, कई छात्र मिट्टी ऐसे लिखते हैं। इससे समस्या क्या होगी, यदि आप इसको सही से नहीं लिख पाए ना जैसे मैंने लिखा है, तो वो गलत कर देगा उसको। तो बेहतर है आप आधा अलग से ही लिखो, तो गलती होने की संभावना नहीं है। हाँ, जो लिखने में एक्सपर्ट है, पहले से ही समझदार है, लिखने की पूरा अब आपको अनुभव है, अभ्यास है, फिर आप मिट्टी जो मैंने नीचे पंक्ति में लिखा है वैसे भी लिख सकते हो। परंतु जो हिंदी में नए छात्र हैं, थोड़े कमजोर हैं, जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखो। ठीक है, ज्यादा उसमें कलाकारी नहीं करनी है, कुछ और ही बन जाएगा आपका। और ये मैं देखता भी हूँ आपके होमवर्क में। क्या है, जैसे मिट्टी के विभिन्न प्रकार, अलग अलग भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, पर विभिन्न ज्यादा अच्छा है हिंदी में। न्यूट्रिएंट्स तत्व, जल इत्यादि विभिन्न है। ठीक है, ये भी मान्यता है कि विभिन्न प्रकार की फसलों हो, तो एक तो डिफरेंट मैंने पहले लिख लिया, एक डिफरेंट अंत में लिखा। ठीक है, ये भी मान्यता है। शुभम जी पूछिए कि विभिन्न प्रकार की फसलों हेतु फसलों की आवश्यकताएं, जैसे मिट्टी के विभिन्न प्रकार, तत्व, जल इत्यादि विभिन्न है। बिल्कुल ठीक है, बोलिए जी। सर तत्व वो एक और नहीं आया कुछ भी? न्यूट्रिएंट्स है बिल्कुल, पर तत्व ज्यादा अच्छा लगेगा सर, तत्वों लिख दोगे सिर्फ तो सभी सिंगुलर वर्ड्स में जल, वो प्लूरल एकलौता अलग से दिखेगा, वाक्य शुद्ध हो जाएगा सर। वरना आपकी बात बिल्कुल ठीक है, तत्वों। ठीक है जी, या फिर आप अलग अलग तत्व लिख दीजिए न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, या विभिन्न तत्व लिख दीजिए, क्योंकि जब सारे सिंगुलर वर्ड्स एक वचन शब्द चल रहे हो, बीच में आप एक बहुवचन डाल दोगे ना, वो पढ़ने में अजीब लगेगा। यहाँ पे तत्वों लिख के देखो और पूरा पढ़ के देखो सर, आपका पेन वहां पे रुक जाएगा खुद ही। ठीक है, तो अलग अलग तत्व लिख दो, विभिन्न तत्व लिख दो, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। बताइए सब छात्र समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ। प्लूरल वर्ड्स में एक सिंगुलर लिखोगे, बहुवचन शब्दों में एक वचन शब्द लिख दोगे, वो उसका पेन वही रुक जाएगा चेक करते करते। और सभी एक वचन शब्दों में सिर्फ एक बहुवचन लिखोगे, वहां पे भी उसका पेन रुकेगा। ठीक है, क्योंकि पढ़ने में अच्छा नहीं लगता वो। आगे है जी, सनलाइट एंड एयर आर abundantly अवेलेबल इन ओपन क्रॉप्स फील्ड। बहुत अच्छा वाक्य है, लिखिए। ओपन क्रॉप्स फील्ड, खुले खेतों वाली फसलों में। हवादार भी लिख सकते हो ओपन एयर को, ओपन क्रॉप्स है, ठीक है। खुले खेतों वाली फसलों में सनलाइट एंड एयर आर abundantly अवेलेबल। सूर्य की रोशनी एवं हवा, वायु भी लिख सकते हो, वायु ज्यादा अच्छा शब्द है, हवा भी बिल्कुल ठीक शब्द है, कोई बुराई नहीं है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। फॉर अदर रिक्वायरमेंट्स हाउएवर फार्मर हैज टू मेक स्पेशल एफर्ट्स। लिखिए, हाउएवर होता है हालांकि। लिखिए, अन्य आवश्यकताओं हेतु, रिक्वायरमेंट्स है आवश्यकताओं, हालांकि। हाउएवर होता है जी हालांकि।
द फार्मर हैज टू मेक स्पेशल एफर्ट्स। किसान को खास शब्द है उर्दू का। हिंदी का शब्द बताओगे मुझे? बहुत अच्छा शब्द है, आज के बाद नहीं भूलोगे मेरे बताने के बाद, क्योंकि आप खास लिख के आओगे, मुझे पता है, क्योंकि हम खास ही कहते हैं। हिंदी का शब्द है विशेष। ठीक है जी, समझ गए? विशेष, खास नहीं लिखना। ठीक है, और यही पीएचडी वाले शिक्षक को यही चाहिए आपसे, कि पीएचडी वाले टीचर क्यों बुरा मानते हैं जब आपसे बात करते हैं हिंदी भाषा में, क्योंकि हम उर्दू के शब्दों का बहुत प्रयोग करते हैं, हमारे खून में है उर्दू। हमारे बुजुर्ग सभी उर्दू का प्रयोग करते थे। परंतु अब जब आप पेपर हिंदी का देने जा रहे हो, यदि आप 65 से ज्यादा अंक लेना चाहते हो, तो सभी शब्द हिंदी के हो, ऐसी कोशिश, ऐसा प्रयास कीजिए। कोशिश भी उर्दू का शब्द है, माफ कीजिए। आपका ये प्रयास होना चाहिए कि आप सभी हिंदी के शब्द लिखो। हाँ, 10-20% उर्दू के आ भी जाए, कोई समस्या नहीं है, वो निबंध में होने चाहिए। बाकी सारे प्रश्नों में हिंदी के शब्द बहुत अच्छे लगेंगे। हालांकि किसान को विशेष, अब मैंने कोशिश लिख दिया था। एफर्ट्स क्या होगा बताओ? सर प्रयास। शाबाश, प्रयास करने पड़ते हैं। है के साथ कोमा इसलिए लगाया, प्लूरल सेंटेंस है, बहुवचन वाक्य है। एक वचन वाक्य हो तो है के साथ बिंदु नहीं आता। जो नए छात्र हैं वो इस बात को समझ लीजिए ध्यान से। जैसे ये मान्यता है, सिंगुलर था, तो वहां पे है के साथ बिंदु नहीं आया। परंतु आगे देखिए, इत्यादि विभिन्न है, मिट्टी के विभिन्न प्रकार, प्लूरल हो गया, बहुवचन बन गया, तो है के साथ बिंदु आ गया वहां पे। तो ये छोटी छोटी चीजें भी हम देखेंगे साथ साथ निबंध में भी, तो आपके अच्छे अंक आएंगे। मैंने आपको कहा था अगला प्रश्न लिखने के लिए 20 मिनट मिलेंगे, पूरे 20 मिनट बचे हैं। दो करें होमवर्क शुरू? यदि किसी का प्रश्न है पूछ लो जल्दी। हाँ हाँ, ध्रुव जी पूछो। सर ये लास्ट सेंटेंस हालांकि से शुरू नहीं होना चाहिए वैसे। कर लो, वैसे कर लो सर, वो इंग्लिश भी बिल्कुल ठीक है। हालांकि अन्य आवश्यकताओं हेतु किसान को विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है, बिल्कुल ठीक है। रोशनी में सिंगल है, युवीना जी चेक करो। ठीक है जी। सर ये हाँ जी, ओपन क्रॉप फील्ड जो है इसको हम खुले फसलों के उद्यान लिख सकते हैं। हाँ बहुत अच्छा बताया मैम, आपकी हिंदी अच्छी है, शाबाश। ठीक है, पर मैं उद्यान यहाँ लिखूंगा आपका सिर चकरा आ जाएगा, क्या चल रहा है ये। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हो, यदि आप उद्यान लिखोगे तो वो भी अच्छा है। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। और किसी की कोई परामर्श हो, कोई प्रश्न हो, जल्दी पूछिए, फिर मैं सर आपको होमवर्क दूंगा। प्रचुर का स्पेलिंग छोटा ऊ की मात्रा आएगी या बड़े ऊ की? छोटा मैम, प्रचुर नहीं, प्रचुर। ठीक है, अन्यथा इसका एक आपके पास अच्छा शब्द है, अत्यधिक। ठीक है जी, अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध होती है। और प्रश्न? सर यहाँ पे प्रचुर जैसे फिर भी थोड़ा डिफिकल्ट है, तो हम भरपूर भी लिख सकते हैं। लिख सकते हो मैम, पर वो पंजाबी का शब्द लगेगा। भरपूर पंजाबी में भी है ना, अच्छा सर, तो ओके। अत्यधिक ज्यादा अच्छा है। अत्यधिक और किसी भाषा में नहीं है। और बताइए, आगे बढ़े फिर। चलो दोस्तों, आपका होमवर्क शुरू होता है अब, लग जाइए काम पे। इसका उत्तर लिखिए, फिर आप अवकाश ले सकते हो। अवकाश को कहते हैं छुट्टी। माफ कीजिए, ये इसमें स्पेस ही नहीं है। माफी चाहता हूँ मैं आपसे। ये ऐसा क्यों है?
जब तक आप लिखिए जी, इसके लिए माफी चाहता हूँ। अब लीजिए जी, अब ठीक है। हाँ, आइए जी। हाँ, मिट्टी की जगह मृदा लिख सकते हो, बहुत अच्छा शब्द है जी। ठीक है, तो रोशनी, आप गलत मत लिखना पेपर में, समझ गए युवीना जी। और जिनका प्रचुर वाला प्रश्न था वो भी गलत मत लिखना, छोटे ऊ की मात्रा ही आएगी। ठीक है।